Good morning, dear student. I am your Hindi teacher. And dear student, as you know, today is turn of our Hindi book, and so today we study our 7th class in Hindi book. Let's see today's what is our work. डियर स्टूडेंट, अब तक हमने हमारा एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमने कर लिया था। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था जो क्या था, दादी माँ। इस चैप्टर में क्या था, जो शिव प्रसाद सिंह इस कहानी के लेखक है, उन्होंने अपने बचपन के बारे में अपनी दादी माँ का वृत्तांत किया है। यानी कि कैसे बचपन में और आज में उनमें कितना फ़र्क आ चुका है। बचपन में उनको यदि कुछ हो भी जाता तो उनके लिए वो नॉर्मल बात हुआ करती थी, लेकिन आजकल हर छोटी बड़ी बात पर मेरा मन अनमना सा हो जाता है, मन खराब हो जाता है। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी दादी जो है उनके पहनावे के बारे में बताया था, किस प्रकार उनका पहनावा था और किस प्रकार उनकी दिनचर्या थी। तो ये इतना हमने कर चुके थे हम अब तक। आज हम करेंगे आगे के पैराग्राफ। आज आगे का पैराग्राफ देखिए, नंबर 6। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धनो, रुपए मैं सूद के आज दे दो, तेरी आंख में तो शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अब आगे देखिए किसका वर्णन किया है, दादी माँ का वर्णन चल रहा है। तो आगे क्या कहा है कि किशन भैया की शादी तो अच्छे से हो गई, लेकिन दादी माँ का उत्साह और आनंद जो था वो बड़ा ही चरम सीमा पे था। यानी बहुत ज़्यादा आनंद में रहती थी और उसी आनंद में वो दिन भर गायब रहती, पता नहीं कहाँ रहती। और इस प्रकार से उन्होंने अपने घर पे सबको अपने सर पे उठा लिया था, पूरे घर को सर पे उठा लिया था। यानी कि सारे दिन भर खुशी के मारे व्यस्त रहती थी। जब पड़ोसी ने उन्हें बुलाने के लिए आती, यानी दादी माँ को बुलाने के लिए आती, तो वो क्या कहती कि बुरा न मानो, घर जो है शादी का घर है, लेकिन किसी को तो अपने काम की ज़रूरत ही नहीं है। शादी ब्याह का घर है, लेकिन कोई अपने आप से काम नहीं करता। यदि मैं काम ना करूं तो कोई काम होता ही नहीं है। अब ये बात सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, यानी उनके द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी यदि वो किसी कार्य में अनुपस्थित हो जाए, गायब रहे, ना आए, तो वो काम बीच में अटक जाता, उनके आने के बाद में ही वो काम होता है। ये उन दिनों की बात है, यानी बचपन की बात है। उन्होंने कहा, एक दिन जब मैं दोपहर को घर पहुंचा तो मैंने देखा निकसार, यानी कि निकसार होता आपका जो बारामदा होता है वो। तो मैंने देखा कि बारामदे में एक महिला थी, वो खड़ी थी दुबक के, यानी कि सहम के खड़ी थी। और जो दुबक के सहम के खड़ी थी वो थी रामी की चाची। और जो मेरी दादी माँ उसको डांट रही थी, उसको कुछ बोल रही थी, वो देखिए वो क्या बोला। उन्होंने बोला कि धन्नो, ये तुमसे नहीं होगा, मेरे जितने भी पैसे मैं सूद, यानी सूद के साथ में, ब्याज के साथ में आज ही दे दूँ। तेरी तो आंखों में शर्म ही नहीं है, तूने तो जब पैसे मांगने आई थी तो नाक रगड़ रही थी, यानी खूब विनती करी थी, खूब प्रार्थनाएं करी थी, और अब तो तुम्हें देने में शर्म आती है। और जब भी पैसे मांगती हूँ तो आजकल करती है और बोलती हूँ इस फसल कटाई पे दे दूंगी। तो कहा, तेरे लिए क्या अलग से कोई दूसरी फसल कटेगी, यानी सभी की तो फसल कट चुकी है। ये जो शब्द थे ये दादी माँ के धन्नो को कहे गए थे। धन्नो कौन थी, रामी की चाची। आगे देखिए, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारे का निस्तार कैसे होगा। हट, अभी नाके आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने के लिए कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। तो दादी माँ ने जब उसको पैसे देने के लिए कहा तो रामी की जो चाची थी उन्होंने दादी माँ के पैर पकड़ लिए और दादी माँ ने उसके ऊपर गुस्सा किया। यानी कि इसमें दादी माँ के जो हृदय के वृत्तांत है, यानी हृदय की जो भावनाएं वो बताई
दादी माँ ने कहा हट हट साइड में हट, दूर जा, मैं तो अभी नाके, मुझे छू मत। ये कह के दादी माँ पीछे हट गई, यानी रामी की चाची के द्वारा अपने आप को छूने नहीं दिया गया। और रामी की चाची ने क्या कहा, पैर पकड़ के, ही मालकिन मैं तो अभी आपके पैसे चुका दूंगी, लेकिन अभी मेरी बिटिया की शादी है, यदि आप उसको नहीं समझेंगी, आप दया नहीं करेंगी, तो उसकी शादी निस्तार यानी विवाह, उसकी शादी कैसे होगी। तो ये सुन के दादी माँ को जब उसने छुआ तो दादी माँ पीछे हटी और उसको कहा हट हट, दूर हट, मैं तो अभी नाके आ रही हूँ। और मैंने सोचा इस ये जो अप्रिय प्रसंग हो गया, जो अजीब घटना हुई है, बेकार घटना हुई है, इसको दूर कर देता हूँ। और दादी को कहा कि दे देगी बेचारी, कभी भी दे देगी। तो फिर दादी माँ ने मुझे ही झिड़क दिया, मुझे ही डांट दिया, कहा आया बड़ा मुझे समझाने वाला। आगे देखिए, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। अब आगे क्या कहा है गद्यांश में, क्या कहा गया है कि दादी माँ के बारे में बताया गया है कि दादी माँ कितनी ज़्यादा महान थी, एहसान उन्होंने किया था। तो क्या एहसान किया था, तो जब दादी माँ ने मुझे डांटा, यानी लेखक ने कहा जब दादी माँ ने मुझे डांटा तो मैं चुपके से वहाँ से चला गया, आंगन की ओर चला गया। तो बहुत दिन बीत चुके थे, काफ़ी दिन हो गए थे, मैं इस बात को लगभग भूल सा गया था। तो एक दिन रास्ते में मेरे को चाची मिली, रामी की चाची, उनका नाम था धन्नो। तो धन्नो चाची मिली तो उन्होंने मुझे कहा, यानी मेरी दादी के लिए कहा था, वो मेरी दादी को आशीर्वाद दे रही थी कि तुम्हारा घर पूतो फलो दूधो नाओ, आशीर्वाद दे रही है, यानी जो बेटे हैं, पुत्र है, वो खूब कमाए और खूब धन दौलत हो। ये ऐसा आशीर्वाद मेरी दादी को दिया, यानी मुझे कहा, मेरी दादी के लिए आशीर्वाद जो था वो कहा। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने विहल होके, यानी उसने भावुक होके, इमोशनल होके कहा कि भाई बेटा बहुत ही बड़ी बात होगी, मेरा तो कल्याण हो गया, उरीन यानी उद्धार ही हो गया, कल्याण ही हो गया कि एक दिन तेरी दादी आई थी, यानी कल ही तुम्हारी दादी यानी मालकिन जो थी वो आई थी, और मेरा अब तक जितना भी हिसाब था वो सारा हिसाब, जितने भी पैसे थे सूद के साथ में, वो सारे छोड़ दिए, और ऊपर से 10 रुपये का नोट और दिया, और कहा कि जैसी तेरी बेटी है वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए जग हंसाई ना हो, यानी 10-5 थोड़े बहुत पैसों के लिए बेइज्जती ना हो। 10 रुपये मुझे दिए और कि थोड़े पैसों के लिए बेइज्जती ना हो, मेरे पीछे का जितना भी पैसा था वो सारा माफ़ कर दिया। तो आगे क्या कहा वो धन्नो ने कि तुम्हारी दादी तो एकदम से देवता है, मैं तो उनको देवता के समान मानती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आगे देखिए, उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, मैं तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ गया। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से औरतें रात भर गीत गाती, विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है, उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। मैं भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब देखिए, अब मैंने जब उनसे कहा दादी माँ के बारे में, उन्होंने कहा कि तुम्हारी दादी माँ तो यानी हमारी मालकिन तो देवता है, देवी के समान है, देवता भगवान के समान है। तो मैं बोला कि उस दिन तो आपको बड़ा डांट रही थी, अच्छे से डांट रही थी। तो रामी की चाची थी, उन्होंने कहा ये तो बड़े लोगों का काम है, पैसे भी दे और डांटे भी ना तो इसमें क्या फ़ायदा है। अगर कोई पैसा देता है तो वो डांटेगा ही, ये तो सामान्य सी बात है। और मैंने क्या किया, इस बात पे हंस के वहाँ से चला गया। मैंने ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाया। फिर आगे क्या कहा है लेखक ने कहा किशन के, यानी किशन के दिनों, विवाह के दिनों की बात है। यानी शादी से नॉर्मली क्या होता है, शादी के 4-5 दिन पहले लोग औरतें गाना गाने लग जाती, गीत गाने लग जाती, रात भर बैठ के गीत गाया करती हैं। तो ये, और उस समय क्या हुआ करता था, शादी में जब बारात चली जाती, बारात दुल्हन को लेने के लिए चली जाती, तो औरतें क्या करती, रात को अभिनय किया करती, यानी नौटंकी किया करती थी, जिसमें एक ही कथा होती थी, जिसमें बेटा
जन्म से लेके उसकी शादी तक के जितने भी दृश्य हुआ करते थे वो सारे दृश्य दिखाए जाते थे। और ये सभी काम जो है पुरुषों के जो अभिनय जो था वो भी औरतों के द्वारा, तो जितना भी काम था वो औरतों के द्वारा ही किया जाता था। तो उस दिन क्या हुआ था, बारात जब जा रही थी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बीमार था, मैं शादी में नहीं गया, तो मैं वहीं रुक गया। जो मेरा मामा का लड़का था राघव, वो भी दालान में यानी बारामदे में सो रहा था। वो भी बारात जब जा चुकी थी उसके बाद में आया था। तो औरतों ने आपत्ति करी कि ये दो लड़के यहाँ क्यों रुके हुए हैं। आगे दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सके और भांडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली, कहो दादी, यहाँ कौन बच्चा सोया है, बच्चा बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं अभिधान मिल जाता है। आगे क्या कहता है, लेखक कहता है कि रात में औरतों का अभिनय चल रहा था, तो औरतों ने मुझे देख लिया तो कहा कि ये तो यहाँ रुका हुआ है, औरतें बिगड़ गई। औरतों ने कहा तो दादी माँ बिगड़ गई कि इस लड़के में और वर्मा जी में क्या है, दो वर्मा जी देवता वो निर्दोष है तो ये भी बच्चा है तो निर्दोष है। तो ऐसा बोल के उन्होंने मुझे खटिया पे चारपाई पे लेटा दी और चादर उड़ा दी। मैं चुप रहने की कोशिश कर रहा था, अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो भाभी थी उनकी हंसी मजाक की बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैं हंस गया। तो ये हंसते ही मेरी पोल खुल गई कि ये तो जगा हुआ है, ये बच्चा नहीं है। तो फिर देबू की जो माँ थी उसने मेरी चादर खींची और दादी को कहा, दादी देखो ये कौन सा बच्चा है, अगर ये छोटा बच्चा है तो इसको दूध पिला दूँ। तो फिर औरतों ने क्या किया, मेरे साथ उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। तो इस बीच में दादी आ गई और मुझे बचाते हुए बोली, यह लड़का है, इसका मन खराब नहीं है, इसको क्यों परेशान करती हो। और अगले दिन जब देबू की माँ मुझे मिली यानी लेखक को मिली तो मैंने उनको चिढ़ाने के लिए कहा कि भाभी मैं तो कल वाला बच्चा हूँ। इतना कह के मैं तो जोर से वहाँ से भाग गया और पास आके दादी के पास खड़ा हो गया। और दादी जो है उनके पास देबू की माँ शिकायत लेके आई और मैं इस प्रकार से दादी माँ के पीछे खड़ा हो गया जैसे हमेशा ही झगड़ा होने के बाद में मैं दादी माँ के पास खड़ा हो जाती हूँ और मुझे अभिदान मिल जाता है, यानी कि जो मैंने गलत किया होता है उससे हमें यानी मुझे रक्षा मिल जाती है। आगे देखिए, स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नाचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डावाडोल कर दी। दादा की श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह तो घर की तो थी नहीं। अब आगे कहा है, दादी माँ के बारे में बताया है। दादी माँ जो थी वो आत्मीयता की, प्रेम की इनकी मूर्त थी, लेकिन आज उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। सभी भली दादी अच्छे से जानती है कि विषम बेकार गलत परिस्थितियाँ होती हैं, यानी हमारे अनुसार परिस्थितियाँ नहीं होती है तो सब कुछ परिस्थितियों हमें डावाडोल बवंडर बना देती हैं और मनुष्य का जीवन सूखे पत्ते जैसे सूखा पत्ता कहीं भी उड़ जाता है वैसा उड़ जाता है, नाचने नचाने लगता है। दादाजी की मृत्यु के बाद में तो दादी बहुत ज़्यादा निराश रहने लग गई क्योंकि दादाजी ने उन्हें धोखा दिया था। क्योंकि दादाजी कहा करते थे कि पहले मैं जाऊँ, यानी कि दादी जाएंगी और उसके बाद में उनको जाना होगा। और अभी जो है उनको सारा संसार धोखे के जैसे लगता है और दादाजी स्वर्गलोक में चले गए। और दादाजी कहते थे कि पहले तुम्हें भेजूंगा फिर मैं आऊँगा। अब आगे लेखक क्या कहता है कि वर्षा काल में जैसे कुक्करमुत्ते उगाते हैं बिना उनकी ज़रूरत नहीं होती, जिसे हम सांप की छतरी कहा करते हैं, वो बिना किसी ज़रूरत के उगाते हैं। उसी प्रकार से ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त आने लग गए थे जो मुंह में तो राम बोलते थे और बगल में छुरी, यानी कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। दादाजी के श्राद्ध में
पिताजी ने भी स्थिति को और अधिक डामाडोल कर दिया। दादी के मना करने के बाद में भी पिताजी ने खूब अधिक संपत्ति का व्यय किया था, खूब संपत्ति को व्यय किया था, और वो पैसे हमारे नहीं थे, यानी वो कर्जा लेके किया गया था। आगे देखिए, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना। चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। आगे क्या कहा है? दादाजी की मृत्यु के बाद में दादाजी की मृत्यु के बाद में दादी जो है अक्सर दुखी रहती। माघ के महीने में जो काफ़ी सर्दी होती है उस समय तो उन्होंने स्नान करके गीले कपड़े पहन के ही पूजा करने शीत यानी ठंडी, और पाला यानी कि जो काफ़ी जो बर्फ़ पड़ती उस समय, वो तो इतनी ज़्यादा सर्दियाँ चल रही थी, हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, जिससे मौसम को काफ़ी ठंडा बना दिया था, और हड्डी इतनी ठंड थी कि हड्डियाँ भी सिकुड़ जाए। तो ऐसे में दादी ने नहा के उस गीली धोती को ही पहन के पूजा करने बैठ गई, यानी एक बक्से के ऊपर दिया जलाया और उसके सामने बैठ गई। और मैंने उनको धीरे धीरे देखा, तो मैंने उनको पास जाके देखा और कहा, दादी तुम क्यों रोती हो? तो दादी मुस्कुराई और बोली, अरे पागल, तूने तो अभी खाना ही नहीं खाया, और जा अपना खाना खा ले। और मुझे वहाँ से भेज दिया। तो इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है कि बड़े किस प्रकार से छोटों से प्रेम करते हैं। अपनी स्थिति विषम होने के पश्चात भी वो छोटों से प्रेम करना नहीं छोड़ते हैं। आगे देखिए, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग अपना आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब दादी माँ को मैंने कहा कि दादी तुम्हारी जो धोती है वो गीली, उसको बदल लो। तो दादी ने क्या कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती, मुझे कुछ नहीं होता, और मुझे खींचकर रसोई में ले गई और मुझे खाना खिलाने के लिए ले गई। और दूसरे दिन मैंने देखा कि पिताजी और मेरे जो भाई थे वो बैठे बैठे चारपाई पे कुछ सोच रहे थे। अब उनके पास चारा ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कर्जा लेके काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर दिया था। और क्या कहा पिताजी ने कि कोई पैसा तो कोई देता नहीं है, और मेरे तो पिछले अभी कितने पैसे उधारे हुए हैं, यानी कि कर्ज मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा। तो और रोने लगे। तो ये देख के दादी ने पिताजी का जो है माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हुई, और जाके अपने संदूक में से एक कंगन जो था सोने का वो निकाल के लाई और कहा, ये तेरे दादाजी ने यानी तेरे पिताजी ने मुझे दिया था, ये तेरे पिताजी ने कहा था ये हमारे वंश की निशानी है। और बेटा वो उन्होंने उनको दे दिया, अपने बेटे को दे दिया, यानी पिताजी को दे दिया, और कहा कि पहले के लोग आगा और पीछे यानी भविष्य के बारे में पहले सोच लिया करते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? आगे क्या कहा? आगे लेखक ने कहा है, मुझे मेरी दादी ऐसे लगती है कि जैसे विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष से लड़ती हुई एक देवी माँ, भगवान के जैसे लगती है। और मुझे अब मेरी दादी माँ की जो है आंखों के सामने अस्पष्ट यानी साफ छवि नहीं दिखाई दे रही। और मैं बैठा बैठा विचार मग्न हो, काफ़ी सूरज ऊंचाई पर आ गया, दिन काफ़ी चढ़ गया, और मेरे सामने जो खजूर का पेड़ है उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है, और वो अपने गंदे पैरों से खिड़की पर आकर बैठ गया है। और मेरे हाथों में अभी भी क्या है, किशन भैया का पत्र है, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि दादी माँ हमारे बीच नहीं है।
और उनकी अब कुछ यादें ही बाकी हैं। तो ये बातों को मुझे विश्वास नहीं है, मुझे लगा कि दादी माँ नहीं मर सकती। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर दादी माँ, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वृत्तांत किया है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको इस चैप्टर को जो मैंने पढ़ाया है उसकी सप्रसंग व्याख्या अपनी नोटबुक में लिखनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।